नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025855 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है इन वर्ल्ड ऑफ आर्स वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कह रहा है कि हमारा ये जो संसार है, हमारा ये जो विश्व है, इसमें हर व्यक्ति को हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के इस जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। अब इसमें क्या एरर है दोस्तों? ये शब्द आपको दिख रहा है वर्ल्ड, इसके लिए नियम है कि इससे पहले, इस शब्द से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इन द वर्ल्ड ऑफ आर्स, कि हमारे संसार में या हमारे विश्व में हर व्यक्ति को हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में। दूसरा देखो, कह रहा है रडार इक्विपमेंट्स दैट इज़ टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। कह रहा है कि रडार जो हम लोग जहाज़, पानी के जो जहाज़ होते हैं उनमें लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुश्मन के जहाज़ों का, दुश्मन के हवाई जहाज़ों का, हथियारों का इत्यादि का हमें पता चल सके। तो कह रहा है कि वो जो रडार हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो बहुत ही सावधानी से इंस्टॉल किए जाने चाहिए। अब इसमें एरर क्या है दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक जानकारी प्राप्त होती है, और वो जानकारी ये है कि इक्विपमेंट जो शब्द है ये अंग्रेज़ी में एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ दो नियम लागू हो जाते हैं। एक तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस लगाकर उन्हें बहुवचन में तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स लिखना गलत हो गया, इक्विपमेंट लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेंटेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वाक्य के कुछ भाग को अंडरलाइन किया गया है। हमें बताना है कि कौन सा भाग ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि दिया गया भाग सही है तो आपको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में नो इम्प्रूवमेंट आपका जवाब होगा। दोस्तों, कह रहा है कि सपोजिंग इफ़ ही इज़ अरेस्टेड व्हाट विल ही डू। कह रहा है कि कल्पना करिए यदि वो गिरफ्तार हो जाता है तो वह क्या करेगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज़ और इफ़ दो शब्द आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, सपोज़ और इफ़ ये दोनों शब्द जो हैं ये शर्त सूचक शब्द हैं। शर्त सूचक शब्द है मतलब ये दोनों कंडीशनल वर्ड है। अगर आपको कोई कंडीशन बतानी है, शर्त बतानी है, तो हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, कंडीशन बताने के लिए या तो आप सपोज़ का यूज़ कर लो या इफ़ का यूज़ कर लो। ठीक है, या तो सपोज़ का यूज़ कर लो या इफ़ का यूज़ कर लो। आपने दोनों यूज़ कर लिए तो बेहतर क्या होगा कि हम लोग इफ़ को हटा देते हैं यहाँ से। तो जब आप इफ़ को हटाएंगे तो सेंटेंस बनेगा सपोजिंग ही इज़ अरेस्टेड व्हाट विल ही डू। तो ही इज़ अरेस्टेड केवल यदि लिख दें तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा, हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो 78 में बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, फिर एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, चेक करते हैं इसको। कह रहा है माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रेंच। कह रहा है कि जो मेरे विद्यार्थी हैं वो, उनकी रुचि है, किस चीज़ में रुचि है? फ्रेंच भाषा सीखने में। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, हैव बीन इंटरेस्टिंग, हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग केवल तब यूज़ करते हैं जब हमें सेंटेंस में सिंस या फिर फॉर नज़र आए, और इनके साथ
टाइम समय नज़र आए तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं, जिसमें हैज़, हैव, बीन और आईएनजी का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। लेकिन सेंटेंस के अंदर आगे हमें न तो सिंस नज़र आ रहा है, न फॉर, ना ही कोई टाइम का एलिमेंट नज़र आ रहा है। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पर चेंज करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंटरेस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरेस्टेड। तो ये हो जाएगा माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। तो 79 में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस ए साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ दैट डैश बिफोर दे आर बोर्न। कह रहा है कि विकासशील देशों में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि खराब स्वास्थ्य के चक्र से गुजरती हैं बिफोर दे आर बोर्न, मतलब उनका जन्म नहीं होता उससे पहले ही वो महिलाएं जो है एक खराब स्वास्थ्य के चक्र से गुजरती हैं जन्म से पहले। तो कह रहा है कि वो उस खराब स्वास्थ्य चक्र से गुजरती हैं जन्म लेने से पहले, तो जो उनके जन्म से पहले ही शुरू हो चुका है। दोस्तों रन का मतलब होता है दौड़ना, ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या किसी चीज़ की शुरुआत, स्टार्ट ऑफ समथिंग। डिराइव का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त करना, प्राप्त करना, अचीव। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। तो उनके जन्म से पहले ही वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है। ओरिजिनेट्स यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। वो खराब स्वास्थ्य का जो चक्र है वो उनके जीवन से पहले ही क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है वी मस्ट नॉट डैश द रियल इम्पॉर्टेंट एडवांसेस साइंस हैज़ मेड। कह रहा है कि हमें विज्ञान के द्वारा जो वास्तविक और महत्वपूर्ण जो सुधार हुए हैं उनके ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, उनके ऊपर हमें कभी भी प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। तो वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मतलब तो क्या होता है दोस्तों? स्वीकार करना। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान न देना। डाउट का मतलब होता है किसी चीज़ पर संदेह करना। और क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज़ पर सवाल उठाना। तो यहाँ सबसे उचित जवाब यही होगा कि विज्ञान के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज़ें विज्ञान ने हमारे लिए प्राप्त करी है उन पे हमें सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। तो बी यहाँ पर ठीक होगा। ये जो एक शब्द दिया हुआ है होलसम, इसका अपने को पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम बताना है। दोस्तों होलसम का मतलब होता है पूर्ण, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं टोटल, इसके लिए अपन बोल सकते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 82 में हमारा आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों साउंड का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। राइप का मतलब होता है किसी चीज़ का पकना। डिज़ायरेबल का मतलब होता है इच्छित, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको इच्छा हो, वो डिज़ायरेबल उसको बोलते हैं। तो ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द। तो यहाँ वर्ड अपने को दे रखा है इम्पेचुअस। दोस्तों इम्पेचुअस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस बोलते हैं। रेकलेस जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची है। रेकलेस का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह। इम्पल्सिव का अर्थ होता है दोस्तों जो एकदम से किसी चीज़ को लेकर के उग्र हो जाए। एजिटेटेड का मतलब होता है विरोध करना, क्रांति करना। कॉशियस का मतलब होता है दोस्तों सतर्क, केयरफुल। तो हमारा जो यहाँ विलोम शब्द बनेगा इम्पेचुअस का, वो क्या हो जाएगा? कॉशियस हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए शब्द है दोस्तों डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का भी हमें विलोम शब्द बताना है।
दोस्तों डेप्लोरेबल का मतलब होता है घृणित, जिसकी आलोचना युक्त, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। दोस्तों मिजरेबल इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, मिजरेबल का भी मतलब घृणित या आलोचना युक्त। डिज़ायरेबल अभी मैंने आपको बताया, जिस चीज़ की हमें इच्छा हो उसके लिए हम लोग डिज़ायरेबल बोल देते हैं, इच्छित। इक्विटेबल का मतलब होता है समान। कमेंडेबल का मतलब होता है दोस्तों प्रेज वर्दी, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी। हिंदी में बोलेंगे प्रशंसनीय, कोई ऐसी चीज़ जो प्रशंसा की पात्र हो, ठीक है। तो यहाँ डेप्लोरेबल का एंटोनिम अगर देखें तो कमेंडेबल हो जाएगा, घृणित या जिसकी आलोचना की जाए, अपोजिट प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द अपने को दे रखा है, इसका पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम बताना है दोस्तों। कह रहा है देयर वॉज अ डेवास्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है दोस्तों विनाशकारी, कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर आपको नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे। दोस्तों टेरिबल का मतलब होता है भयावह या भयानक। अनइथिकल का मतलब होता है अनैतिक, कोई ऐसी चीज़ जिसमें नैतिकता नहीं है। मोटिवेटेड का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा से या विश्वास से, ऊर्जा या विश्वास से भरा हुआ। और कैलेमिटस का मतलब होता है दोस्तों विनाशकारी। तो यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, ये एक मुहावरा दे रखा है, उसका अर्थ बताना है। कह रहा है शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। दोस्तों यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब लगी हुई है, और फ्रेजल वर्ब क्या है? ब्रेक डाउन। अब चूंकि पास्ट में लिखना था तो इस वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने लिख लिया, जो कि क्या है? ब्रोक। दोस्तों ब्रेक डाउन का मतलब होता है रोना। तो क्राई जो है इसके लिए अपन बोल सकते हैं टू क्राई, इमोशनल हो जाना। तो यहाँ पर क्राइड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, दोबारा एक मुहावरा है, ए डैम्प स्क्विब। इसका मीनिंग हमें बताना है। दोस्तों डैम्प स्क्विब का मतलब होता है निराशाजनक परिणाम, निराशाजनक परिणाम, अ डैम्प स्क्विब। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हमें एक्टिव वॉइस बताना है कि सही एक्टिव वॉइस कौन है। इसका मतलब हमें पैसिव में वाक्य दिया हुआ है। कह रहा है कि डू यू इमिटेट अदर्स, डू यू इमिटेट अदर्स। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बेसिकली एक्टिव नहीं, यहाँ पर हमें पैसिव में बनाना है। जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो एक्टिव में है, ठीक है। तो हमें पैसिव बताना है। कह रहा है डू यू इमिटेट अदर्स। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो ये कह रहा है कि क्या तुम दूसरों की नकल करते हो। तो ये इमिटेट यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो डू डज के साथ यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। अब अगर आपको प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर के साथ जो हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है अदर्स, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव में जाके क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अदर्स प्लूरल है तो इसके साथ इज एम आर में से क्या आ जाएगा? आर। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इमिटेट की थर्ड फॉर्म इमिटेटेड बाई, और ये जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ये पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर भी यू है। तो 88 के लिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 89। इस दिए गए कथन को एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खा जाए उसे हम लोग नरभक्षी बोलते हैं हिंदी में, और इसी को अंग्रेज़ी में बोलते हैं कैनिबल।
तो 89 में जो है डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हर्बीवोर का मतलब होता है वन हु ईट्स ग्रास, या अपन बोल सकते हैं प्लांट्स। तो घास या पेड़ पौधे खाने वाले जो जीव है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर किसके लिए बोलते हैं, वन हु ईट्स मीट या फ्लैश। मांस खाने वाले जो जीव होते हैं, पशु होते हैं, उनको कार्निवोर बोलते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी। दोस्तों ये है ग्लूटोन। ग्लूटोन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लूटोन बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं P2, जो ज़्यादा खाना खाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसको भी एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, कह रहा है वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार को नष्ट करने के लिए उतारू है। दोस्तों उसको एनार्चिस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी। जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, क्रांति करे, सरकार को तबाह करने का प्रयास करे, उसको हम लोग एनार्चिस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, जो अपराध कर दे उसको अपराधी, और अपराधी को क्रिमिनल बोलते हैं। दोस्तों विलन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, जो बदमाश है, गुंडा है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग विलन बोल देते हैं। दोस्तों एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो यहाँ जो है ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। पैराजंबल की ट्रिक हम लोग बचपन से जानते हैं कि इसके अंदर हमें प्रॉपर नाउन जो है उसको ढूंढना होता है, वहीं से जो है कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये है द हाईवे मैन, ये प्रॉपर नाउन दे रखा है। तो इसमें बेसिकली इस बार ओपनिंग स्टेटमेंट आपको दे दिया। तो कह रहा है हाईवे मैन के बाद में क्या आना चाहिए। तो हाईवे मैन जो है, राइड का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है रोड, वो कॉटेज। कॉटेज होता है एक छोटा सा निवास स्थान, एक कमरे का या दो कमरे का, उसको कॉटेज बोलते हैं। तो कह रहा है हाईवे मैन जो है वो राइड करके, मतलब किसी बाइक या मोटरसाइकिल पे होगा, साइकिल पे हो सकता है, तो वहाँ पे चला के जो है कॉटेज की तरफ गया। और उसके बाद में क्या हुआ, वेयर हिज बिलोव्ड लिव, विच वन, वेयर इज़ बिलोव्ड लिव, जहाँ पर उसका प्यारा रहता था, जहाँ पर उसका प्यारा रहता था। बिलोव्ड का मतलब होता है प्यारा दुलारा, जहाँ पर उसका बिलोव्ड प्यारा दुलारा रहता था। कह रहा है व्हेन द सन डिसअपीयर्ड, जब सूर्य गायब हो गया, या भाई सूर्यास्त हो गया, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, जब सूर्यास्त हो गया, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जब सूर्य अस्त हो गया। ये इस तरीके से है कि हाईवे मैन जो है वो राइड करके कॉटेज अपने निवास स्थान पे गया जहाँ पर उसका प्यारा रहता था। और वो कब गया, व्हेन द सन डिसअपीयर्ड, जब सूर्य जो है वो क्या हो गया था, अस्त हो गया था। तो रात के समय में वो वहाँ पे गया। सूर्य कहाँ अस्त हो गया था, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ के जो ऊंचाई थे उसके नीचे सूर्य जब अस्त हो गया था। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दोस्तों, एक और एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पैसिव में बताना है। कह रहा है प्लीज़ टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। ये कह रहा है कि ये जो विद्यार्थी हैं इनको बिस्किट फैक्ट्री में एक जो है चक्कर कटा करके आप लाइए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी प्लीज़ आ जाता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए में रिक्वेस्टेड नहीं है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में रिक्वेस्टेड नहीं है, लेट है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी में रिक्वेस्टेड नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो सीधा सीधा जो है ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। अगला देखिए दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो करेक्ट है। इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मतलब किसी का उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन को बोलते हैं, उत्साह बढ़ाने को। तो यही स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। कॉन्साइंशियस, ये यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। CONSCIENTIOUS
EOUS, इस तरीके से बनेगा। एम्बेरेसमेंट में दोस्तों डबल आर आता है, एम्बेरेसमेंट में डबल आर आता है, तो ये स्पेलिंग भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। कॉमोशन में दोस्तों डबल एम आता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गई। तो हमारा जो है यहाँ आंसर 93 में ए हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी भी थी। अगला कह रहा है दोबारा करेक्ट स्पेलिंग बताओ। दोस्तों एम्प्लॉयड में सिंगल ई आता है, तो ये स्पेलिंग गलत हो गई। और यहाँ पर रिहर्सल REHEAR, तो यहाँ पर रिहर्सल जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ए का हम लोग यूज़ करते हैं, रिहर्सल, तो ये स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत हो गई। अब यहाँ पर अपने पास दो स्पेलिंग बची है दोस्तों। एक तो वेटरनरी, वेटरनरी बोलते हैं हम लोग जो पशु का चिकित्सक होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यही हमारी यहाँ पर सही स्पेलिंग है, VETERINAR, वेटरनरी। सेपरेबल में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है SEPERABLE, सेपरेबल में यहाँ पर ई के स्थान पर ए का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये स्पेलिंग हमारी यहाँ गलत हो गई। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगेन पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया। पैराजम्बल की ट्रिक हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, प्रॉपर नाउन को हमें ढूंढना है। तो कहानी यहाँ से शुरू होगी। प्रॉपर नाउन ये है, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है 2010 में शुरू किया गया। सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट, सेंट पीटरबर्ग में मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जो है डिसीज़न लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय चीता तो अपना लेपर्ड हो जाएगा, बाघ दिवस 2010 में शुरू किया गया था। और ये जो एनुअल इवेंट है, ये कौन से एनुअल इवेंट की बात चल रही है? इस इंटरनेशनल टाइगर डे की, कि ये 29 जुलाई को मनाया जाएगा और जिससे बाघ के प्रति लोगों में जानकारी फैलाई जा सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बाघों की जो प्राकृतिक रहवास है उसको बचाया जाए। फिर उसने कहा कि भारत जो है यहाँ लगभग 75% बाघ जो है विश्व के यहाँ पर रहते हैं और इसी के कारण लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। और आसपास के जो देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, इनको भी भारत का सहयोग यहाँ करना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये हमारे पास यहाँ क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कम्युनिकेशन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद डैश अदर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों विचारों का आदान प्रदान। तो कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक कनेक्शन है जिसमें लोग जो है शेयर करते हैं जानकारी एक दूसरे से। तो एक दूसरे से अगर लोग जानकारी शेयर करेंगे तो इसके अंदर आप जानते हैं कि बिल्कुल क्या आ जाएगा, ईच अदर, एक दूसरे से जानकारी शेयर करते हैं। और मिनिमम जो है कम्युनिकेशन उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं, तो एक दूसरे से जानकारी शेयर करेंगे तो वन अनदर। कह रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी डे लाइफ डैश वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर डैश। कह रहा है कि ये बहुत आवश्यक है अपने प्रतिदिन के जीवन में। क्या आवश्यक है? कि आप जो है जानकारी को शेयर करें। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी डे लाइफ एट वर्क, स्थान एट क्यों लगाया? क्योंकि भाई जहाँ आप काम करते हैं मतलब ऑफिस, तो किसी भी प्लेस के लिए एट प्रेपोजिशन आता है। तो एट वर्क जहाँ पर आप काम करते हैं मतलब ऑफिस। एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर, किससे इंटरेक्ट करेंगे? भाई हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग दूसरे मनुष्यों से इंटरेक्ट करेंगे, तो विद अदर पीपल आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। एनिमल, पशु, पशुओं से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्रिएचर, जीव, इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल। कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स होती है या कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो अंग्रेज़ी के बोलने के लेवल को लेकर के आती है। कि भाई जैसे आपको अंग्रेज़ी अच्छी बोलनी आती है, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, तो उसके कारण कई बार दिक्कत आती है। तो कारण बताने के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन कंजंक्शन यूज़ करते हैं? बिकॉज। तो कह रहा है कि कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। द ट्रूथ इज, जबकि सच्चाई क्या है? यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है दूसरे की ख़राब है इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, बल्कि कई बार क्या होता है हमें अंग्रेज़ी आती तो है बट कम्युनिकेट कैसे करना है, कौन से समय पे कौन से शब्द बोलने हैं, किस तरीके की बात करनी, इसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो कह रहा है यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश
विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। कह रहा है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी तो आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अंग्रेज़ी में विचारों का आदान प्रदान कैसे करना है। तो उसकी वो मेजर प्रॉब्लम है, ना कि अंग्रेज़ी का स्तर। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो आपको पूरा देखना है, पसंद आने पर लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और अपने कीमती कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाने। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।